हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। बेसिकली आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, साथ ही साथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कौन सी सेल्स इस्तेमाल होती हैं, कौन से केमिकल मेडिएटर इस्तेमाल होते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, एंड एट द एंड इस लेक्चर में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। देखो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अपने वर्ड से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसा इन्फ्लेमेशन जो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो। कहीं भी क्रोनिक वर्ड आ जाए ना, क्रोनिक वर्ड का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या मतलब होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन। तो क्या मतलब हुआ इसका? लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्फ्लेमेशन को ही हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। लेकिन आपको पहले तो इन्फ्लेमेशन ही पता होना चाहिए, तभी तो आप समझ पाएंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन। तो पहले आप जानिए कि इन्फ्लेमेशन क्या है। तो सपोज करिए ये आपका कोई टिश्यू है। क्या है? कोई टिश्यू है। इस टिश्यू में किसी पैथोजन की एंट्री होती है। पैथोजन यानी कि कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब की एंट्री होती है, या फिर मान लीजिए किसी भी रीजन से इस टिश्यू के अंदर क्या हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है। ठीक है, कोई इंजरी हो जाती है। तो इस पैथोजन और इस इंजरी के अगेंस्ट जो हमारा टिश्यू प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है? प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करता है। उस प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, जब आपके टिश्यू में कोई पैथोजन की एंट्री होती है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, तो उस पैथोजन और उस इंजरी के अगेंस्ट जो हमारा टिश्यू प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जनरेट करता है, उस प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब जैसे ही आपका पैथोजन एंटर किया है या आपके जैसे ही इंजरी हुई है, तो सबसे पहले एक्ट करता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कौन सा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब इमीडिएट। जब आपके पैथोजन एंटर किया है टिश्यू के अंदर या इंजरी हुई है, तो जो सबसे फर्स्ट एक्टिंग इन्फ्लेमेशन जो होता है वो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये बिल्कुल फर्स्ट एड की तरह होता है कि जैसे इंजरी हुई फर्स्ट एड दे दी। तो जैसे ही पैथोजन एंटर किया या जैसे ही इंजरी हुई, तो सबसे पहले जो इन्फ्लेमेशन आता है वो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वर्क करता है। क्या करता है? शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, थोड़े टाइम के लिए ये कोशिश करता है ठीक करने की। वही है ना कि फर्स्ट एड देते हैं, फर्स्ट एड से ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम कहां ले जाएंगे? हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन वर्क करता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है वो क्या करता है? इस इंजरी को हील करना चाहता है या इस पैथोजन को एलिमिनेट करना चाहता है। बट जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन फेल हो जाता है, तो फिर आता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्या आता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी ऐसा इन्फ्लेमेशन जो लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा, जो एक लंबा टाइम लेगा उसमें जो भी आपका पैथोजन है उसको एलिमिनेट करने में, या जो भी इंजरी हुई है उसको हील करने में। तो कहीं भी आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, यानी क्या है? ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन है। लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे हम, डेफिनेशन बताएं तो इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन, यानी हमारी बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स है, यानी प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है। ठीक है, और लॉन्ग ड्यूरेशन का है, ये वीक्स तक चलता है या मंथ्स तक चलता है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में होता क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दौरान, यानी जब ये वीक्स और मंथ्स तक चलता है, तो इसमें होता क्या है इतने टाइम में? तो इसमें हमको देखने को मिलता है टिश्यू में इंजरी देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब पैथोजन एंटर किया है और वीक्स तक और मंथ्स तक आपके टिश्यू के अंदर पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है पैथोजन जब इतने टाइम तक वहां पड़ा रहेगा तो कुछ ना कुछ इंजरी करेगा, इन टिश्यू के अंदर इंजरी करेगा। अच्छा, इंजरी करेगा तो यहाँ पे क्या आएंगी? डब्ल्यूबीसीज आएंगी। डब्ल्यूबीसीज को बुलाया जाएगा। डब्ल्यूबीसीज को बुलाया जाएगा कि आप इनको क्या करिए? पैथोजन को किल करिए। तो वहां आपको इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। तो जो पैथोजन है उसकी वजह से टिश्यू इंजरी देखने को मिलेगी। अब पैथोजन है तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज आएंगी, तो उनकी वजह से हमको इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। और डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी? इस पैथोजन को किल करेंगी, करने की कोशिश करेंगी अगेन, एंड आल्सो इस टिश्यू में जो डैमेज हुआ है इस पैथोजन की वजह से, उसको रिपेयर करने की कोशिश भी करेंगी। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? आपको टिश्यू इंजरी देखने को मिलती है, और ये टिश्यू इंजरी किसकी वजह से होती है? पैथोजन की वजह से, या फिर जो भी इंजीरियस एजेंट है उसकी वजह से। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के दौरान आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? टिश्यू के अंदर इंजरी देखने को मिलेगी जो किसी पैथोजन या इंजीरियस एजेंट की वजह से हो रही होगी। इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा जो आपकी डब्ल्यूबीसीज और मैक्रोफेजेस शो कर रही होंगी। ठीक है, और आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां रिपेयरिंग भी होती हुई दिखेगी। ठीक है, कि टिश्यू जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। बात समझ में आई? तो सिंपल डेफिनेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? ठीक है, आपको क्या क्या देखने को मिलता है? टिश्यू इंजरी देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, और रिपेयरिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई इंजरी होती है, जब भी पैथोजन एंटर किया करता है, तो सबसे पहले कौन एक्ट करता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक्ट करता है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन का जो इन्फ्लेमेशन है वो एक्ट करता है। बट जब ये हील करने में फेल हो जाता है, जब ये उस इंजरी को हील करने में या उस पैथोजन को रिमूव करने में फेल हो जाता है, तब ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होता है ये प्रोग्रेस कर जाता है किसमें? ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। तो यूजुअली तो यही देखा जाता है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो ट्रांसफर होता है किसमें? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। बट ये यूनिवर्सली लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा।
जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो इंडिपेंडेंटली, इंडिशियसली यानी चुपके से, यानी विदाउट हैपनिंग ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो यूजुअली तो यही देखा जाता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है, 100% लॉ नहीं है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है वो चुपके से, इंडिशियसली स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में जरूरी नहीं है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, ट्यूबरक्लोसिस के केस में भी जरूरी नहीं है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है। अब एक बात आती है कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्यों ट्रांसफर हो जाता है, कॉज क्या है, ठीक है, क्यों एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं कर पा रहा है, क्यों ये किस में ट्रांसफर हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ट्रांसफर हो रहा है। यानी हम जानना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो उसके कॉजेज हैं कि परसिस्टेंट इन्फेक्शन, कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या हुआ था, अगर आपने पढ़ा है मेरा वीडियो, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आती हैं, वो इस पैथोजन को क्या करना चाहती हैं, किल करना चाहती हैं। लेकिन मान लीजिए पैथोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है और ये न्यूट्रोफिल इस पैथोजन को एलिमिनेट नहीं कर पा रही है, और परसिस्टेंट इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है। तो जब इतना लंबे टाइम तक इन्फेक्शन चलता रहेगा, परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहेगा, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा रीजन हो सकता है हाइपर सेंसिटिविटी डिसीज, ऐसी डिसीज जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के खिलाफ ही क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाने लगता है, या फिर हमारी बॉडी की सेल्स को ही किल करने लगता है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी डिसीज होते हैं लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उसमें भी क्या होता है कि हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। थर्ड, जब आप एक लंबे समय तक, एक लंबे टाइम तक किसी भी टॉक्सिक एजेंट से क्या रहेंगे, एक्सपोज्ड रहेंगे। तो जब आप लंबे टाइम तक किसी भी टॉक्सिक एजेंट से एक्सपोज रहेंगे, कंटिन्यूअसली एक्सपोज रहेंगे, अब वो टॉक्सिक एजेंट जो होता है वो एक्सोजीनस भी हो सकता है, यानी बाहर से भी कोई चीज हो सकती है, या फिर एंडोजीनसली यानी आपकी बॉडी के अंदर ही बन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी आप बाहर से पॉइजन कंज्यूम कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, धीरे धीरे करके, या फिर आपकी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसा केमिकल बन रहा है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये तीन चीफ रीजंस होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, या फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो कन्वर्ट होगा उसके ये तीन चीफ रीजन हो सकते हैं। एक तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन, बहुत लंबे टाइम तक पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी यानी ऑटो इम्यून डिसीज के केस में आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, एंड थर्ड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, आप लंबे टाइम तक किसी भी टॉक्सिक एजेंट से, किसी भी पॉइजन से एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। अब वो पॉइजन कुछ भी हो सकता है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस, ठीक है। अब मैं इसमें मैं आपको बेसिकली समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी पैथोजन एंटर करेगा, जब भी पैथोजन एंटर करेगा या जब भी इंजरी होगी, तो जो पहला रेस्पॉन्स होगा, जो फर्स्ट इनिशियल रैपिड रेस्पॉन्स होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है या इंजरी होती है, तो पहला जो रेस्पॉन्स आता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो ये इनिशियल रैपिड रेस्पॉन्स होता है, क्या होता है, ये इनिशियल रैपिड रेस्पॉन्स होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जनरली क्या होता है, एक्यूट के बाद आता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन फर्स्ट एड की तरह है, जब भी पैथोजन एंटर किया या जब भी इंजरी हुई, तो पहला रैपिड रेस्पॉन्स वो क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर हील नहीं कर पाया है, फेल हो गया है, तो उसके बाद कौन आता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आता है। अगर मैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करूं, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो ऑनसेट होता है वो इमीडिएट होता है, मतलब जैसे ही इंजरी हुई या पैथोजन एंटर किया, उसके कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही आवर्स में आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन वहां देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, ये थोड़े टाइम के लिए वर्क करता है, थोड़े टाइम के लिए अपना काम कर सकता है, ठीक है, जैसे कुछ आवर्स या कुछ डेज के लिए वर्क करता है। वहीं अगर हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात करें, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का जो ऑनसेट होता है वो डिलेड होता है। अब डिलेड ही होगा क्योंकि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद आ रहा है, ठीक है, यूजुअली ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद आ रहा है, तो इसका जो ऑनसेट होगा वो डिलेड होगा, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, यानी ये लंबे टाइम तक टिकता है और कोशिश करता है कि उस पैथोजन को या उस इंजरी को कंप्लीटली क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, कंप्लीटली हील किया जाए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स यूज हम करते थे वो तो होती थी न्यूट्रोफिल्स, लेकिन जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें जो सेल्स यूज होती हैं वो होती है मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। आपने देखा होगा कि कहीं भी जब जनरली दंगे होते हैं तो पहले हमारी जो लोकल पुलिस होती है वो जाती है, लेकिन जब लोकल पुलिस जो हमारी काम करने में अनसक्सेसफुल हो जाती है, लोग कंट्रोल में नहीं आ पाते हैं उनसे, तो फिर आपने देखा होगा कि नीली ब्लू ड्रेस वाले कुछ आर्मी वाले आते हैं, ठीक है, फिर वो हैंडल करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में हम जो रोल प्ले कर रही थी वो न्यूट्रोफिल कर रही थी, बट इनसे नहीं हुआ ठीक, तो फिर कौन आ गई, आर्मी आ गई। अब कौन आ गई, मैक्रोफेजेस आ गई, लिम्फोसाइट्स आ गई, प्लाज्मा सेल्स आ गई, ठीक है। अब ये सिचुएशन को क्या करेंगी, हैंडल करेंगी। इसमें एक एक्सेप्शन भी है जो आपको याद रखना है। देखो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हमेशा मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स यूज होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्रोनिक सूडोमोनास। सूडोमोनास से अगर इन्फेक्शन हो रहा है
और ये क्रोनिक इन्फेक्शन है तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल आएंगी, क्या आएंगी, न्यूट्रोफिल आएंगी। तो मैंने क्या बताया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जनरली मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स आती हैं, बट एक एक्सेप्शन है सुडोमोनास का जिसमें न्यूट्रोफिल्स हेल्प करती हैं या रोल प्ले करती हैं, ठीक है। जब मैंने आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन बढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमको क्या देखने को मिलता है, वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, वैसोडाइलेशन, यानी ब्लड वेजल्स कर लेती हैं, डायलेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से इस ब्लड वेजल की जो वॉल है इसकी परमिएबिलिटी, वस्कुलर परमिएबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से अंदर का जो कंटेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो कंटेंट होता है या डब्ल्यूबीसी जो होती है वो कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती हैं, और बाहर आने की वजह से हमें टिश्यू के अंदर क्या देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, और इसी को हम बोलते हैं एडिमा। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में हमको एडिमा देखने को मिलता था, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के केस में हमको ग्रेनुलोमा देखने को मिल सकता है, ग्रेनुलोमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। ग्रेनुलोमा क्या है, ग्रेनुलोमा मान लो एक तरह का चक्रव्यूह है। जैसे मान लीजिए ये कोई पैथोजन है और ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट पैथोजन है, ये बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा ये जो सेल्स हैं लाइक मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, ये क्या करेंगी, इसके सराउंडिंग में एक चक्रव्यूह बना लेंगी और इसको ट्रैप कर लेंगी और ट्रैप करके इसको किल करेंगी, ठीक है। इसके चारों तरफ एक चक्रव्यूह बना लेंगी, ठीक है। उस चक्रव्यूह को हम बोल रहे हैं ग्रेनुलोमा, ठीक है। तो ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है इन द केस अगर जो आपका जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो बहुत ज्यादा दुष्ट है, बहुत ज्यादा मतलब एलिमिनेट ही नहीं हो रहा है, वो डिफिकल्ट इन एलिमिनेट है, ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बात करें कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता था तो आपको क्या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलते थे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में हमको न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता था। मैंने बताया था ना कि जहां एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा वहां कौन आएगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगी, तो हमें न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता था। अब जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगी जहां एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, दूसरा वस्कुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे, मैंने आपको बताया था कि वहां वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगी, और तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, इडिमा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंटेंट होगा, प्लाज्मा कंटेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, टिश्यू में डिपॉजिट हो जाएगा, स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हमें वहां पे इडिमा देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है सेल्स का वो होती है मोनोन्यूक्लियर सेल्स, यानी एक न्यूक्लियस वाली सेल्स, लाइक मैक्रोफेज, लाइक प्लाज्मा सेल्स, लाइक लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी सेल्स आ जाएंगी तो वहां पे क्या प्रोड्यूस करेंगी, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेंगी उस साइड पे आके जहां पे इन्फेक्शन है हो रहा है या जहां पे भी इंजरी हो रही है, ठीक है। दूसरा, जब ये इतनी सारी सेल्स आ जाएंगी तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि उधर से जो पैथोजन होगा वो केमिकल्स रिलीज कर रहा होगा, ठीक है, और इधर से डब्ल्यूबीसी केमिकल रिलीज कर रहे होंगी, आपस में बैटल चल रही होगी। बैटल जब होती है तो जो लोग होते हैं वहां के, जो नेटिव पीपल्स होते हैं, उनके अंदर भी डैमेज होता है, ठीक है, ठीक है। तो टिश्यू में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होगा, अटेम्प्टेड हीलिंग, वहां पे ठीक करने की भी कोशिश चल रही होगी, ठीक है। वहां पे जो टिश्यू है जिसके अंदर डैमेज हुआ है उसको जो मैक्रोफेजेस होती हैं, मैक्रोफेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, उसको हील करने में भी हेल्प करती हैं उस टिश्यू को, ठीक है। तो ये क्या थे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के। साथ साथ मैंने आपको यहाँ डिफरेंशिएट कराया है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है। लगता है कि आपका रूह का परिंदा फड़फड़ा गया होगा अगर आपको समझ में आ गया तो, ठीक है। अब मैं चलता हूं और डिटेल में, अब हम बात करेंगे, चलो डिटेल में जाने से पहले एक डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। रॉबिन्स का डायग्राम है, मजेदार। यहां इन्होंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दोनों को शो किया है लंग्स में। तो सबसे पहले मैं क्रोनिक वाले को दिखा देता हूं आपको, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो मैंने यहां क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको भी बताया था कि यहां पे क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, किसका, मोनोन्यूक्लियर सेल्स का। मोनोन्यूक्लियर सेल्स लाइक मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो यहां पे आप देख रहे हैं इस रीजन में आप देख पा रहे हैं, इस रीजन में आई ड्रॉ इट विद द ब्लैक कलर। आप इस रीजन में देख पा रहे हैं कितनी सारी सेल्स हैं, ये क्या है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मोनोन्यूक्लियर सेल्स, ठीक है। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे इस जगह पे, दिस रीजन जो मैंने यहां प्रेजेंट किया है, इस रीजन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इस टिश्यू की जो लोकल सेल्स हैं, ये जो एरिया है, इस टिश्यू की जो लोकल सेल्स हैं, जो लोकल एल्यूलाई सेल्स हैं, उनमें क्या देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। एंड अनदर वन, दिस रीजन जहां इस एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस एरिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं, फाइब्रोसिस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जहां क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है वहां मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। दो इन्फ्लेमेशन किसके द्वारा होगा, यहाँ पे ये इतनी सारी जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स आ रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है मैक्रोफेज का, प्लाज्मा सेल्स का, लिम्फोसाइट्स का, ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, टिश्यू में डैमेज भी देखने को मिलता है, आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, टिश्यू में डैमेज देखने को मिलता है, तो यहाँ टिश्यू में डैमेज देखने को मिल रहा है। तीसरा आपको क्या देखने को मिलता है, रिपेयरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ आपको रिपेयरिंग भी देखने को मिल रही है फाइब्रोसिस के थ्रू। तो यही तीन चीजें तो मैंने आपको बताई थी कि आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और टिश्यू के अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और
रिपेयरिंग देखने को मिलेगी, यानी कि हीलिंग देखने को मिलेगी। तो ये तो डायग्राम था किसका, रॉबिन्स का, जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को दिखाया गया था। साथ ही साथ उन्होंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन को भी दिखाया लंग्स में। तो इन्होंने जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन को लंग्स में दिखाया तो उन्होंने बताया कि लंग की जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स हैं। क्या है, बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स का कलेक्शन है, और यहाँ जो ब्लड वेजल्स हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। ओके, अब हम बात करेंगे उन सेल्स के बारे में या उन केमिकल मेडिएटर्स के बारे में जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली 3 चीफ सेल्स होती हैं जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। वन इज मैक्रोफेज, सेकंड इज लिम्फोसाइट्स एंड थर्ड इज प्लाज्मा सेल्स। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैक्रोफेजेस होती हैं। मैक्रोफेजेस क्या होती हैं जानते हैं, आप जानते हैं कि हमारी ब्लड वेजल्स में ब्लड सेल्स होती हैं, जिसमें से एक ब्लड सेल का नाम है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स के बारे में आप प्रीवियसली जानते होंगे, नहीं जानते हो तो सुन लीजिएगा। जो आपकी WBCs होती हैं, आपको पता है ये 2 तरह की होती हैं, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जबकि आपकी जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो यहाँ हम मोनोसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मोनोसाइट ब्लड वेजल में ये क्या करती हैं, सर्कुलेट करती हैं। जब ये मोनोसाइट्स इस ब्लड वेजल को लीव करके, छोड़ के बाहर कहाँ आ जाती हैं, टिश्यू में आ जाती हैं, तो हम इन मोनोसाइट्स को क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो मैक्रोफेजेस क्या होती है, समझ में आ गया आपको। जब मोनोसाइट्स ब्लड वेजल को लीव करके बाहर टिश्यू में आ जाती हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। मैक्रोफेज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, M1 मैक्रोफेज और M2 मैक्रोफेज। M1 मैक्रोफेज को हम बोलते हैं क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, और M2 मैक्रोफेज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिवली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है फंक्शन का। जो M1 मैक्रोफेज होती हैं ये होती है प्रो इन्फ्लेमेटरी, क्या होती हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी होती हैं, यानी ये इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती हैं, इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करती हैं, इन्फ्लेमेशन को कराती हैं। जबकि जो M2 मैक्रोफेज होती हैं ये होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्या होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करती हैं, रोकती हैं। ओके, तो ये इन दोनों के फंक्शन के डिफरेंस होने की वजह से इनके 2 तरह के टाइप हैं, M1 मैक्रोफेज और M2 मैक्रोफेज। कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। ये आपकी M1 मैक्रोफेज है जो बेसिकली क्या है, अभी डोरमेंट स्टेज में है, ठीक है, रेस्टिंग फेज में है। इसको एक्टिवेट करेगा इंटरफेरॉन गामा। कौन एक्टिवेट करेगा, इंटरफेरॉन गामा। अभी इंटरफेरॉन गामा कहां से आया, तो इस इंटरफेरॉन गामा को रिलीज करती है कौन, टी हेल्पर 1 सेल्स। तो टी हेल्पर 1 सेल्स ने रिलीज किया इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा ने आके किसको एक्टिवेट कर दिया, मैक्रोफेज 1 सेल को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ये मैक्रोफेज 1 सेल एक्टिवेट होती हैं, ये रिलीज करती हैं कुछ इंटरल्यूकिन्स, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरल्यूकिन्स 23। तो ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, जहां भी आपका पैथोजन होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये पैथोजन है, तो इस पैथोजन के पास WBC का रिक्रूटमेंट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, WBC का रिक्रूटमेंट करवाते हैं। WBC को आसपास के एरिया से कहां भेजते हैं, इस पैथोजन के पास भेजते हैं, ताकि WBC क्या कर सके, माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म कर सके। क्या कर सके, माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म कर सके, और इस बैक्टीरिया की या इस पैथोजन की, जो भी पैथोजन आया है उसकी क्या कर दे, किलिंग कर दे, उसको फेगोसाइड कर दे। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपको कुछ और केमिकल्स होते हैं जो M1 मैक्रोफेज रिलीज करती है, लाइक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, लाइक लाइसोजाइमल एंजाइम्स। ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया या पैथोजन की किलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट M1 मैक्रोफेज। अच्छा, बैक्टीरिया की किलिंग हो गई, अब कोई पैथोजन नहीं बचा है, तो अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन को आप होने देंगे, नहीं, आप इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करने के लिए कौन है, M2 मैक्रोफेज, M2 मैक्रोफेजेस। तो M2 मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करके हम क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करेंगे। अब M2 मैक्रोफेज को एक्टिवेट कौन कौन करेगा, तो M2 मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। तो अब इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 ये कहां से आएंगे, तो इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 आएंगे कहां से, टी हेल्पर 2 सेल से। किससे, टी हेल्पर 2 सेल से। टी हेल्पर 2 सेल्स रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13, वो एक्टिवेट करेंगे मैक्रोफेज 2 को। मैक्रोफेज 2 क्या करेगी, रिलीज करेगी इंटरल्यूकिन 10 और TGF बीटा, जिसमें इंटरल्यूकिन 10 जो होता है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करेगा। क्या करेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करेगा, और WBC को कहेगा कि आप जाइए, पैथोजन की डेथ हो चुकी है, अब आपकी नीड नहीं है। साथ ही साथ जो TGF बीटा होगा, TGF बीटा जो करेगा वो क्या करेगा, उस जगह पे जो भी डैमेज हुआ है, पैथोजन ने जो भी डैमेज किया होगा उस टिश्यू के अंदर, उसको क्या करेगा, रिपेयरिंग करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्रोफेजेस। इसी कंसेप्ट को, इन्हीं बातों को रॉबिन्स ने एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया है बहुत ही ब्यूटीफुली, और उसको हम एक बार क्या कर देते हैं, आपको रिकॉल करा देते हैं। सेम बात है जो मैंने आपको बताई है अभी कि टी हेल्पर 1 क्या करेगा,
इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेगा, वो क्या करेगा, M1 मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, और जब M1 मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाएंगी तो क्या करेंगी, इन्फ्लेमेशन करेंगी, WBC का रिक्वायरमेंट करेंगी, और क्या परफॉर्म करेंगी, माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म करेंगी, उस पैथोजन को किल करेंगी। ठीक है, M1 मैक्रोफेज और क्या रिलीज करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड और लाइसोसोमल एंजाइम, जिनका काम क्या होगा, माइक्रोबियल एक्शन, WBC जो पैथोजन है उसकी किलिंग। अच्छा, अब पैथोजन की किलिंग हो गई तो क्या होता है, टी हेल्पर 2 सेल से क्या रिलीज होता है, इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13, वो क्या करेगा, M2 मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। M2 मैक्रोफेज एक्टिवेट होकर क्या करेंगी, एंटी इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स रिलीज करेंगी, और क्या करेंगी, जिस जगह पे टिश्यू की डेथ हुई है, टिश्यू में जो भी इंजरी हुई है उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने मोड ऑफ एक्शन देखा किसका, मैक्रोफेजेस का। अब हम मैक्रोफेजेस के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब मोनोसाइट इस ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेट कर रही है तब वो मोनोसाइट है, बट यही मोनोसाइट जब इस ब्लड वेसल को लीव करके टिश्यू में आ जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो मैक्रोफेज बोलेंगे या फिर हिस्टोसाइट बोलेंगे। तो मैक्रोफेज और हिस्टोसाइट ये कॉमन टर्म है। किसी भी टिश्यू के अंदर अगर मोनोसाइट ब्लड वेसल छोड़ के बाहर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज या फिर हिस्टोसाइट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन्स में इन मैक्रोफेजेस को हम कुछ स्पेशल नाम दे देते हैं। लेकिन जैसे कि अगर ये मैक्रोफेज ब्रेन में होगी तो हम इसको माइक्रोग्लिया बोलेंगे, लंग्स में होगी तो इसको डस्ट सेल या एल्वुलर मैक्रोफेज बोलेंगे, जब ये लिवर में होगी तो कुफर सेल बोलेंगे, जब किडनी में होगी तो इसको मेसेंजर सेल बोलेंगे, जब स्प्लीन में होगी तो इसको लिटरल सेल बोलेंगे, जब प्लासेंटा में होगी तो हॉपर सेल बोलेंगे, बोन में होंगी तो ओस्टियोक्लास्ट सेल बोलेंगे, साइनोवियम में होंगी तो टाइप ए साइनोवियोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इनके लाइफ स्पेन की बात करूं तो जब ये मोनोसाइट के फॉर्म में ब्लड वेसल में सर्कुलेट करते हैं तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 डेज। कितना, 1 to 3 डेज का होता है। लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैक्रोफेज में या फिर हिस्टोसाइट्स में तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 3 मंथ से लेकर कुछ ईयर्स तक, फ्यू ईयर्स तक हो जाता है। सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ मैक्रोफेज। अब हम अपनी सेकंड सेल पे आएंगे जिसका नाम है लिम्फोसाइट। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसमें 3 सेल रोल प्ले करती हैं, मेनली मैक्रोफेज, दूसरा लिम्फोसाइट, ठीक है, और तीसरा कौन सा थी हमारी, प्लाज्मा सेल्स। मैंने आपको मैक्रोफेज पढ़ा दिया, अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट के बारे में। अच्छा, आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें WBCs होती हैं। WBCs 2 तरह की होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। मैंने आपको बताया था ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो यही लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये 2 तरह की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब जो हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं इनको जो माइक्रोब्स होता है या जो भी पैथोजन होता है या जो भी एंटीजन होता है वो आके क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो मान लीजिए ये कोई पी पैथोजन था, कोई पी पैथोजन था, ये क्या करता है, हमारी लिम्फोसाइट्स को आके क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और लिम्फोसाइट्स में भी मेनली कौन, ये सबसे पहले क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। अब जब भी टी और बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा तो ये लिम्फोसाइट होंगी वो क्या करेंगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। और कौन से वाले क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाला जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एज अ डोमिनेंट पॉपुलेशन देखने को मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस पैथोजन ने क्या किया, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया। लिम्फोसाइट में भी मेनली इसने टी लिम्फोसाइट को सबसे ज्यादा एक्टिवेट किया। टी लिम्फोसाइट का भी एक टाइप होता है टी हेल्पर सेल, वो एक्टिवेट होते हैं। और टी हेल्पर सेल्स के होते हैं 3 सबसेट, एक होता है TH1, एक होता है TH2 और एक होता है TH17। तो व्हाट बेसिकली हैपन, जो पैथोजन है इसने टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट किया, और टी हेल्पर सेल्स में कौन सी सेट को, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 एंड टी हेल्पर 17। अच्छा, इनको एक्टिवेट होने से क्या हुआ, जब टी हेल्पर 1 एक्टिवेट होगी तो वो रिलीज करेगी क्या, एक साइटोकाइन जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन गामा। और इंटरफेरॉन गामा क्या करता है, M1 मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, M1 मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। और जब M1 मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाती है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन। याद आया आपको कुछ, ये मैं पहले बता चुका हूं, टी हेल्पर 1 इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेंगे और एक्टिवेट करेंगे मैक्रोफेज को। याद करो, जब मैंने मैक्रोफेज पढ़ाई थी अभी थोड़ी देर पहले, यहां देखो, देख रहे हैं आप, ये टी हेल्पर 1 क्या रिलीज कर रही है, इंटरफेरॉन गामा, वो क्या कर रहा है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर रहा है। और मैक्रोफेज एक्टिवेट हो रही है तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो वही होता है, जब पैथोजन एंटर करेगा वो टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। टी लिम्फोसाइट में भी किसको, टी हेल्पर 1 को। तो टी हेल्पर 1 क्या करेंगी, इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेंगी, वो M1 मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। और M1 मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि इस पैथोजन के पास क्या आएंगी, बहुत सारी WBCs आएंगी। क्या आएंगी, बहुत सारी WBCs आएंगी उसको किल करने के लिए। साथ के साथ टी हेल्पर 17 भी एक्टिवेट हुआ है। टी हेल्पर 17 एक्टिवेट हुआ है तो ये क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन। कौन सा वाला इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 17 और कुछ अदर साइटोकाइंस रिलीज करेगा, लाइक TNF। TNF मतलब
ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अभी इंटरल्यूकिन 17 क्या करेगा, इस पैथोजन के पास और ज्यादा WBCs का रिक्वायरमेंट कराएगा, और ज्यादा WBCs का क्या कराएगा, रिक्वायरमेंट कराएगा, और रिक्वायरमेंट करवा के क्या कराएगा, माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म करवाएगा इन WBCs से, इस पैथोजन की क्या करवाएगा, किलिंग करवाएगा। बात समझ में आ गई। तो टी हेल्पर 17 का रूल समझ में आ गया। वो क्या करेंगे, WBC का रिक्वायरमेंट कराएंगी और माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं टी हेल्पर 2 की। तो इतनी सारी WBCs आ गई तो क्या होगा, पैथोजन की किलिंग हो जाएगी। मान लीजिए तो पैथोजन अगर मर गया है तो अब क्या होगा, हमें इस इन्फ्लेमेशन को रोकेंगे, थोड़ा शांत करेंगे कि थम जाओ अब। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो टी हेल्पर 2 होती हैं वो रिलीज करती हैं इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। अब जो इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 होता है ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, मैक्रोफेज 2 को। और जब ये मैक्रोफेज 2 को एक्टिवेट करता है तो जो मैक्रोफेज 2 होती हैं वो क्या करती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करती हैं। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करती हैं और टिश्यू की रिपेयरिंग कराती हैं। ये बात मैंने अभी ऊपर बताई भी थी आपको, है ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैक्रोफेज 2, तो मैंने आपको ये बात बताई थी। देख रहे हैं, मैक्रोफेज 2 में टी हेल्पर 2 सेल्स थी, वो इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 रिलीज करती हैं, जो मैक्रोफेज पे एक्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करता है और टिश्यू की रिपेयरिंग कराता है। ठीक है, तो वही वर्क है। टी हेल्पर 2 क्या कर रही है, एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट होकर क्या रिलीज कर रही है, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13, जो क्या कर रहा है, मैक्रोफेज 2 पे जाके एक्ट कर रहा है और वहां पे एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करता है। इसके साथ साथ इन इंटरल्यूकिन का एक और काम होता है, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हमको किसी पैरासाइट से हुआ है, किससे हुआ है, किसी पैरासाइट से इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इन्फेक्शन या तो किसी पैरासाइट से हुआ है या फिर कोई एलर्जी कंडीशन है, तो उस केस में जो ये इंटरल्यूकिन्स होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं और रिक्रूट करते हैं किसको, इजनोफिल्स को, ताकि जो इजनोफिल है वो आके इस पैरासाइट को किल कर सके या फिर इस एलर्जी कंडीशन को हील कर सके। तो एलर्जी कंडीशन है या फिर आप कह दीजिए पैरासिटिक इन्फेक्शन है, तो टी हेल्पर 2 इसमें रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बैक्टीरिया, वायरस या फिर ऑटो इम्यून डिसीज की प्रॉब्लम है तो उसमें टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17 अपना रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से मैंने बेसिकली आपको अभी बताया था कि कैसे लिम्फोसाइट वर्क करेंगी, कैसे मैक्रोफेज वर्क करेंगी। तो हमने दोनों तरह की जो सेल्स की उनको डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से ये समझाना चाह रहा हूं कि मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं और कैसे दोनों मिलकर वर्क करती हैं। मैंने आपको सबसे पहले मैक्रोफेज का काम बता दिया था कि मैक्रोफेज क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको लिम्फोसाइट के बारे में बता दिया कि लिम्फोसाइट क्या होती है और ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अभी मैंने आपको इंडिपेंडेंट बताया था। अब मैं इन दोनों का मिला के, ये दोनों मिलके कैसे काम करती हैं उसकी एक बार फील देना चाहता हूं। ठीक है, तो देखिएगा, कोई भी माइक्रोब आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। जैसा अभी हमने देखा, टी लिम्फोसाइट में भी किसको एक्टिवेट करेगा, तो टी लिम्फोसाइट में 2 होती हैं जिनको एक्टिवेट करेगा। कौन सा, एक तो टी हेल्पर 1 और एक होता है टी हेल्पर 17। ठीक है, इनको एक्टिवेट करेगा। जब टी हेल्पर 1 एक्टिवेट होगी तो वो क्या रिलीज करेगी, इंटरफेरॉन गामा, और इंटरफेरॉन गामा के जाके क्या करेगा, मैक्रोफेज 1 को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। और जब मैक्रोफेज 1 एक्टिवेट हो जाएगी तो वो क्या कराएगी, इन्फ्लेमेशन कराएगी। यानी अगर ये माइक्रोब था तो इसके आसपास क्या करेगी, WBC का रिक्वायरमेंट करवा देगी। तो हमने क्या पढ़ा, माइक्रोब आया, माइक्रोब ने टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया। ठीक है, टी लिम्फोसाइट में भी कौन सी, टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 17। टी हेल्पर 1 ने क्या किया, इंटरफेरॉन गामा रिलीज किया और माइक्रोफेज 1 को एक्टिवेट किया, जिन्होंने क्या कराया, इन्फ्लेमेशन कराया। अब बात करते हैं टी हेल्पर 17 की। तो टी हेल्पर 17 ने क्या किया, कुछ इंटरल्यूकिन्स रिलीज किए, लाइक इंटरल्यूकिन 17 और TNF यानी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज किया। तो उससे क्या हुआ, इस पैथोजन के पास और ज्यादा WBCs की रिक्वायरमेंट हुई इस पैथोजन को किल करने के लिए। ओके, अच्छा, अब मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गई तो ये भी तो कुछ करेंगी। तो जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज होती हैं ये रिलीज करती हैं क्या, इंटरल्यूकिन 1, 12 और 23। ये क्या करते हैं, अगेन इस पैथोजन के आसपास क्या करेंगे, WBCs का रिक्वायरमेंट कराएंगे और माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म कराएंगे। साथ ही साथ ये जो मैक्रोफेज है ये इस टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेटेड ही रखना चाहेगी, ऐसा नहीं कि तुम शांत पड़ जाओ। तो दो टी लिम्फोसाइट ने मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया था, टी लिम्फोसाइट ने मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया था, किसकी हेल्प से, इंटरफेरॉन गामा की हेल्प से। तो मैक्रोफेज कहेगी कि मैं भी तुम्हें एक्टिवेट रखना चाहूंगी, तुम भी मेरे साथ काम करो बाय रिलीजिंग कुछ सम साइटोकाइंस। कौन कौन से साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 23। इनको रिलीज करके जो मैक्रोफेज होती है वो टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट रखती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो टी लिम्फोसाइट मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है बाय रिलीजिंग इंटरफेरॉन गामा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैक्रोफेज जो होती है वो टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट रखती है बाय रिलीजिंग इंटरल्यूकिन 12, 6 एंड 23। ओके, क्लियर है। तो ये मैंने बताया कि दोनों मिलके कैसे काम करते हैं। तो हमने अपनी 2 सेल कवर कर ली, मैक्रोफेज हमने आपको बता दिया, लिम्फोसाइट बता दिया, दोनों मिलके कैसे काम करती हैं ये बता दिया।
अब हम बताएंगे अपनी थर्ड सेल के बारे में, दैट इज प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? बेसिकली जो आपकी बॉडी में बी लिम्फोसाइट होती हैं, बी लिम्फोसाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन 4 एंड 5, बी लिम्फोसाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 कन्वर्ट हो जाती हैं प्लाज्मा सेल्स में। किसमें? प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यही प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं? फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके क्या करती हैं? पैथोजन की किलिंग करती हैं। अब एक बात आता है कि इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 कहां आते हैं, कहां से आते हैं? तो इंटरल्यूकिन 4 और 5 आते हैं टी हेल्पर 2 सेल्स से। किससे? टी हेल्पर 2 सेल्स से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने आपको जो सेल्स यूज होती हैं या जो केमिकल मेडिएटर यूज होते हैं इन्फ्लेमेशन में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, वो बता दिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। मैंने अब तक जितना भी आपको पढ़ाया ना, उसका सारा समीशन इस एक चार्ट में है, इस 5 मिनट के एक चार्ट में है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो मतलब आपका दिन बन जाएगा, आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं इस पूरे लेक्चर की समराइज यही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में बताते हैं हम कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कौन करता है। ठीक है, कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए बहुत लंबे टाइम से क्या है, इन्फेक्शन है पैथोजन के द्वारा, या ऑटो इम्यून डिसीज है, या फिर आप लंबे टाइम तक किसी टॉक्सिन से या पॉल्यूटेंट से एक्सपोज हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी इंजरी है जिसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या नहीं कर पाया है, रिजॉल्व नहीं कर पाया है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये किसको ट्रिगर करती हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होगा। तो जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होगा तो जो न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स थी उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा? मैक्रोफेज के द्वारा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंड प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। बिल्कुल वही कहानी थी कि पुलिस वाले पहले काम कर रहे थे, न्यूट्रोफिल मतलब पुलिस वाले, इनसे नहीं संभल पाई कंडीशन तो आर्मी को बुला ली। आर्मी यानी कि मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स। अब आर्मी को बुला के क्या करेंगे? रेस्ट कराएंगे? नहीं, रेस्ट नहीं करवाएंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे कि एक्टिवेट हो और अपना फंक्शन परफॉर्म करो। ठीक है, तो एक्टिवेट कैसे करेंगे? तो मान लीजिए किसी पैथोजन की एंट्री होती है, क्या होती है? पैथोजन की एंट्री हुई थी, तो इस पैथोजन को कौन लेके दिखाता है? लिम्फोसाइट्स को। तो ये पैथोजन जो होते हैं ये ज्वाइंट हो जाता है किससे? एक सेल से, जिसको हम बोलते हैं एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया था ये किससे अटैच हो जाता है? हमारी बॉडी की एक सेल से अटैच हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं इस पैथोजन की मुलाकात किससे कराती हैं? लिम्फोसाइट से कराती हैं। यानी कि ये क्या लिम्फोसाइट से मुलाकात कराती हैं, तो लिम्फोसाइट क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है। लिम्फोसाइट क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती हैं। और स्पेशली कौन सी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है? मेनली टी हेल्पर लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती हैं। अब टी हेल्पर के 3 सबसेट होते हैं, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 और टी हेल्पर 17। तो जब टी हेल्पर 1 एक्टिवेट होगी तो वो क्या रिलीज करेगी? इंटरफेरॉन गामा रिलीज करेगी। और इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा? मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देगा। कौन सी? मैक्रोफेज 1 को एक्टिवेट कर देगा। और जब मैक्रोफेज 1 एक्टिवेट होगी तो आपको पता है क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। आप इस साइड देखिए, मैक्रोफेज की साइड देखिए, देखो ये मैक्रोफेज 1 है, ये एक्टिवेट किसने कर दी? टी हेल्पर 1 के द्वारा। जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज हुआ था उसने क्या किया? मैक्रोफेज 1 को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। तो जब ये एक्टिवेट होंगी तो क्या शो करेंगी? इन्फ्लेमेशन शो करेंगी। यानी क्या करेंगी? WBC का रिक्रूटमेंट करवाएंगी उस पोजीशन पे, उस जगह पे जहां पे ये पैथोजन प्रेजेंट है। यानी इस पैथोजन पे क्या करेंगी? WBC का रिक्रूटमेंट करवाएंगी और WBC से कहेंगी इस पैथोजन को किल करो। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? पूरा प्रोसेस पहले बता चुके हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं टी हेल्पर 2 सेल की। तो टी हेल्पर 17 की बात कर लेते हैं। टी हेल्पर 17 क्या करेंगी? वो रिलीज करेंगी इंटरल्यूकिन 17। इंटरल्यूकिन 17 क्या करेगा? अगेन वही काम, इस पैथोजन के पास और WBC का क्या कराएगा? रिक्रूटमेंट करवाएगा और इस पैथोजन की किलिंग करवाएगा। ठीक है, चलिए अब इस मान लीजिए इस पैथोजन की किलिंग हो गई बाय यूजिंग टी हेल्पर 1 जिन्होंने मैक्रोफेज 1 को एक्टिवेट किया था, एंड बाय द हेल्प ऑफ टी हेल्पर 17। तो टी हेल्पर 1 ने मैक्रोफेज 1 को एक्टिवेट किया तो उन्होंने WBC भेजी। टी हेल्पर 17 ने क्या किया? इंटरल्यूकिन 17 रिलीज किया, उन्होंने WBC भेजी। तो इतनी सारी WBC से मान लेते हैं कि पैथोजन की क्या हो गई? किलिंग हो गई, पैथोजन खत्म हो गया। तो अब हम इस इन्फ्लेमेशन को क्या करेंगे? शांत करेंगे। तो इस इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए जो आपका टी हेल्पर 2 सेल्स हैं उनसे निकलेंगे इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। और जो इंटरल्यूकिन 4, 5, 13 होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं किसको? मैक्रोफेज 2 को। और जब मैक्रोफेज 2 एक्टिवेट होती है तो वो क्या करती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स जनरेट करती है। यानी कि उस इन्फ्लेमेशन को क्या करती है? सप्रेस करती है, रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, साथ ही साथ जहां भी आपको डैमेज देखने को मिलता है उस डैमेज को क्या करती है? रिपेयरिंग करती है। बात समझ में आ गई? तो ये था बेसिकली कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।